हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, फाइनली आरआरबी ग्रुप डी का फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन कौन दिव्यांगजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, किस जोन में दिव्यांगजनों की कितनी पोस्ट हैं और इसके अलावा आपकी फ़ीस कितनी लगेगी और कब से कब तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है आपको फॉर्म भरने में, और भी इसके अलावा जो दिव्यांगजनों से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन है उन सब के बारे में बताने वाला हूं। देखो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन इस वीडियो में आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आपके जो भी डाउट है उन डाउट को आप इस वीडियो को देखकर अपने क्लियर कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद में अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है तब आप मुझे कमेंट करिए। बाकी एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना, इसमें सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। किस जोन में किन दिव्यांगजनों की कितनी पोस्ट है, कितनी नहीं है, कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें बहुत अच्छे से बताऊंगा। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो कोई बात नहीं, देख ज़रूर लेना आप लोग। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। और आप जितने भी डिसेबल्ड ग्रुप में जुड़े हुए हो उसमें इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो। चलो अब हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आप लोग बहुत ध्यान से देखना। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 31 जनवरी 2026 से, और ये 2 मार्च 2026 तक भरे जाएंगे। मतलब आप 31 जनवरी 2026 से 2 मार्च 2026 तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अलावा आप पेमेंट वगैरह 4 मार्च 2026 तक रात के 12 बजे तक कर सकते हो। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, आपको उसमें करेक्शन करना है, तो उसके लिए 5 मार्च 2026 से 14 मार्च 2026 तक ये ओपन रहेगी इसकी साइट, तो आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा जो डिसेबल्ड ऐसे हैं जिनको स्क्राइब वगैरह की आवश्यकता होती है, वो 15 मार्च 2026 से 19 मार्च 2026 तक अपने स्क्राइब की डिटेल वगैरह इसमें भर सकते हैं। बाकी अगर वो अभी डिटेल नहीं भी दे पाएंगे तो एग्ज़ाम के टाइम पर भी वो अपना OTR करा सकते हैं। वो सब बाद में मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, इस बार ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई है उसमें एज मांगी गई है 18 से 33 वर्ष, लेकिन दिव्यांगजनों को एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो मैं आगे बताऊंगा। इस बार आपकी जो पोस्टें हैं, मतलब टोटल पोस्ट जो है वो लगभग 21,997, लगभग ये 22,000 के आसपास पोस्टें हैं। देखो, एज में रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूं, अगर आप दिव्यांगजन हैं और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहां पर 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको यहां पर 15 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और अगर आप UR मतलब जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहां पर 10 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दोस्तों, इन फॉर्म को फिल करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो या तो आपने 10th किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या आपने अगर ITI भी किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मतलब या तो अगर आपने 10th किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो, या आपने ITI किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म फिल करने में आप लोगों की जो फीस लगेगी, मतलब दिव्यांगजनों की जो फीस लगेगी वो 250 रुपये फीस लगेगी। बाकी जब आप एग्ज़ाम दे देंगे तो उसके बाद में आपके ये 250 रुपये रिटर्न हो जाएंगे। बाकी जो इसके अलावा OBC या जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके 500 रुपये फ़ीस लगती है, और एग्ज़ाम हो जाने के बाद में उनके 400 रुपये रिटर्न हो जाते हैं। दिव्यांगजनों के पूरे 250 रुपये रिटर्न हो जाते हैं। अब दोस्तों, हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन डिसेबल्ड इस बार के नोटिफिकेशन में एलिजिबल है और कौन कौन नहीं है। यहाँ पर आपको समझना है और ध्यान से देखना है। यहीं पर मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ। इसके बाद में मैं आपको किस जोन में दिव्यांगजनों की कितनी पोस्टें हैं ये भी आपको बताऊँगा। देखो, सबसे पहली पोस्ट इसमें होती है असिस्टेंट TRD की। इस पर विजुअली इम्पायर्ड एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा HI कैटेगरी में डेफ और HH दोनों ही यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। LD मतलब OH कैटेगरी में यहाँ पर जिनके एक पैर में दिक्कत है और जो LC DW AAV और ST SI विदाउट न्यूरो के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अदर डिसेबिलिटीज़ में नहीं अप्लाई कर सकती, और मल्टीपल डिसेबल्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल डिसेबल्ड भी वही अप्लाई कर पाएंगे जो यहाँ पर एलिजिबल हो गए, ठीक है। इसके बाद में दूसरी पोस्ट यहाँ पर होती है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। इसमें
विजुअली इम्पायर्ड में अगर हम बात करें तो केवल लो विजन वाले अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर टोटली ब्लाइंड अप्लाई नहीं कर सकते। और इसमें डेफ एचएच वाले अप्लाई कर सकते हैं, बाकी एक पैर एलसी डीडब्ल्यू एएवी और एसडीएसआई वाले अप्लाई कर सकते हैं और एमडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट होती है यहाँ पर असिस्टेंट टीएल एंड एसी वाली। इसमें भी लो विजन वाले अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर टोटली ब्लाइंड नहीं अप्लाई कर सकते हैं। डेफ एचएच वाले अप्लाई कर सकते हैं, बाकी ओएच कैटेगरी में जो मैंने ऊपर कैटेगरी बताई है वही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ओएल एलसी डीडब्ल्यू एएवी एचडीएसआई और एमडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट एस&टी वाली। इसमें भी केवल लो विजन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं और डेफ एचएच वाले अप्लाई कर सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जितनी मैंने ऊपर बताई है वही अप्लाई कर सकते हैं और एमडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट ट्रैक मैकेनिक की। इसके लिए दृष्टिबाधितों में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बाकी डेफ एचएच वाले अप्लाई कर सकते हैं और ओएच कैटेगरी में ओएल एलसी डीडब्ल्यू एएवी एचडीएसआई वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, एमडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अगली पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट कैरेज एंड वेगन वाली। इसमें ब्लाइंड तो नहीं अप्लाई कर सकते, बाकी डेफ एचएच अप्लाई कर सकते हैं और ओएल एलसी डीडब्ल्यू एएवी एचडीएसआई और एमडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट लोको शेड वाली। तो इसमें लो विजन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, डेफ एचएच भी अप्लाई कर सकते हैं और ओएल एलसी डीडब्ल्यू एएवी एचडीएसआई वाले ही अप्लाई कर सकते हैं और एमडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगली पोस्ट है यहाँ पर अगर हम देखें तो असिस्टेंट ऑपरेशन वाली ये भी पोस्टें हैं, ये वर्कशॉप में होती है। इसमें लो विजन वाले अप्लाई कर सकते हैं, डेफ एचएच वाले और ओएल एलसी डीडब्ल्यू एएवी एचडीएसआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट यहाँ पर असिस्टेंट लोको शेड वाली है ये, और इसमें लो विजन डेफ एचएच ओएल एलसी डीडब्ल्यू एएवी एचडीएसआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर असिस्टेंट एस&टी वाली पोस्टें जो है वर्कशॉप में, इसमें भी केवल लो विजन डेफ एचएच और ओएल एलसी डीडब्ल्यू एएवी एचडीएसआई वाले अप्लाई कर सकते हैं, एमडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। मतलब दोस्तों इस बार न तो इन पोस्टों पर अभी टोटली ब्लाइंड अप्लाई कर सकते हैं, केवल लो विजन वालों को ही इस बार एलिजिबल किया गया है। पिछले वाला जो नोटिफिकेशन था उसमें टोटली ब्लाइंड भर सकते थे फॉर्म, लेकिन इस बार टोटली ब्लाइंड को भी बाहर कर दिया गया है। अगर आने वाले टाइम में कुछ करेक्शन होता है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसी तरीके से ओएच कैटेगरी में केवल और केवल ओएल मतलब एक पैर वाले अप्लाई कर सकते हैं या एलसी डीडब्ल्यू एएवी या एचडीएसआई। इसके अलावा न तो एक हाथ वाले, जिनके एक हाथ में दिक्कत है वो अप्लाई कर सकते हैं, न जिनके हाथ दोनों हाथों में दिक्कत है वो भी नहीं अप्लाई कर सकते, जिनके दोनों पैरों में दिक्कत है वो भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और ओएएल मतलब जिनके एक हाथ एक पैर या दोनों हाथ दोनों पैर, इस तरीके की जितनी भी डिसेबिलिटी है उनमें से कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते। ना अदर डिसेबिलिटी वाले जैसे एएसडी हुए या एसएलडी हुए, कोई भी डिसेबल्ड है उनको सबको इसमें बाहर कर दिया गया है, कोई भी अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर केवल और केवल बस लो विजन डेफ एचएच ओएल एलसी डीडब्ल्यू एवी एचडीएसआई और एमडी कैटेगरी जो इनमें से है उन्हीं में से एमडी को लेंगे वही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी भाई इसके अलावा कोई और डिसेबल्ड यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ग्रुप डी में लगभग सभी डिसेबल्ड को बाहर कर दिया गया है, बस गिने चुने डिसेबल्ड को यहाँ पर लिया जा रहा है। बाकी मैंने क्वालिफिकेशन आपको बता दिया कि 10th या आईटीआई है तो अप्लाई कर सकते हो। अब बहुत सारे दिव्यांग साथी कहेंगे कि हमारा परमानेंट नहीं है, हमारा टेम्परेरी है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो देखो टेम्परेरी और परमानेंट के बारे में कुछ ऐसा लिखा नहीं रहता है। अगर आपका टेम्परेरी भी है और आप ओएल वगैरह है तो आप अप्लाई कर देना, अगर आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो वैलिड है, मतलब उसकी डेट एक्सपायर नहीं हुई है, तो आप अप्लाई कर देना। अभी दोस्तों आपको इसके सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि देखो जब पिछली बार नोटिफिकेशन आते थे तो उसमें जैसे टोटली ब्लाइंड को भी लिया जाता था, इस बार टोटली ब्लाइंड को नहीं लिया जा रहा है। और इससे बहुत दिन पहले जब आता था तो उसमें बीएल मतलब बोध लेग वालों को भी लिया जाता था और वन आर्म वगैरह वालों को भी लिया जाता था। अब उनको सबको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया है। तो देखो रेलवे का सबसे ज़्यादा नौकरी ना देने का बहाना ये है कि वो डायरेक्ट तो मना नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे वो कैटेगरी घटाता चला जाता है। ये बात आपने खुद देखी होगी कि वो धीरे धीरे कैटेगरी घटा रहा है। डायरेक्ट मना नहीं करता कि हम आपको नौकरी नहीं देंगे, मतलब दिव्यांगों को नौकरी नहीं देंगे, लेकिन रेलवे की मंशा यही है कि वो नौकरी देना दिव्यांगों को नहीं चाहता है। जिनको एक्चुअली में ज़रूरत है नौकरी की, उनको वो नौकरी देना नहीं चाहता है।
इन सब बातों के लिए सभी दिव्यांगजनों को एक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कभी वीडियो बनाता हूं तो कुछ लोग कमेंट में कहते हैं कि हमारी नहीं आती है तो तब आप आवाज़ नहीं उठाते, उनके लिए उठाते हैं, उनके लिए नहीं उठाते। आप लोग आपस में ही डिसेबल्ड करते रहते हो, आपस में ही लड़ते रहते हो और इसका फ़ायदा कोई तीसरा उठा रहा है। इसलिए सभी डिसेबल्ड को एक होकर ही आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है। वरना इस बार अगर टोटली ब्लाइंड को नहीं लिया गया तो अगली बार लो विज़न को भी नहीं लिया जाएगा। कभी ओएल को अभी लिया जा रहा है तो आने वाले दिनों में ओएल को भी नहीं लिया जाएगा। डेफ एचएच को भी ये ख़त्म कर देंगे, धीरे धीरे दिव्यांगजनों की नौकरी ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर देखो मैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा और इसमें आपसे जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 25 मार्क्स के होंगे। मैथमेटिक्स के आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 25 मार्क्स के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 30 मार्क्स के होंगे और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स के होंगे और इसमें आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। बाकी जो डिसेबल्ड स्क्राइब वगैरह के लिए एलिजिबल होंगे उनको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/3 की, तो इसका भी आपको ध्यान रखना होता है। बाकी यहाँ पर UR EWS को 40% लाना ज़रूरी होता है। बाकी इसके अलावा SC ST या फीमेल वगैरह कोई है तो उनको यहाँ पर 30% लाना जरूरी है। दिव्यांगजनों का इससे कुछ कम भी अगर आता है तो वो भी चल जाता है। बाकी दोस्तों आप ऑल इंडिया में कहीं से भी है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और अगर आप OBC या SC ST से बिलोंग करते हो तो आपका सेंट्रल लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है वो बनवाना ज़रूरी होता है, वही लगाएंगे क्योंकि सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है तो इसमें सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। और इसमें डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे उसमें आपकी कैटेगरी क्या है उससे रिलेटेड आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आपका UDID, आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और आपका आधार, आपका फ़ोटो, सिग्नेचर और लाइव फ़ोटो भी इसमें आपका लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाले हैं। चलो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं और देखते हैं कि किस जोन में किन दिव्यांगजनों की कितनी पोस्टें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे वेस्टर्न रेलवे मुंबई की। यहाँ पर अगर हम देखें तो VI वालों की टोटल 27 पोस्टें हैं, लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 27 पोस्टें हैं और HI वालों की भी 27 है और MD वालों की भी यहाँ पर टोटल 27 पोस्ट है। इसके बाद दोस्तों अगला जोन है यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर। तो जयपुर में VI वालों की 6 पोस्ट हैं, लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 16 पोस्टें हैं, HI वालों की यहाँ पर 13 पोस्टें हैं और MD वालों की यहाँ पर 3 पोस्ट है। इसके बाद में अगला जोन है हमारा यहाँ पर इलाहाबाद। यहाँ पर अगर हम देखें तो VI वालों की 11 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 12 पोस्टें हैं, HI वालों की भी यहाँ पर 12 पोस्टें हैं और MD वालों की यहाँ पर 11 पोस्ट है। इसके बाद में अगला जोन है यहाँ पर हुबली। हुबली में VI वालों की पोस्ट नहीं है, LD कैटेगरी वालों की 1 पोस्ट है, HI वालों की 2 पोस्ट है और MD वालों की 1 पोस्ट है। अगला जोन है यहाँ पर जबलपुर। जबलपुर में VI वालों की 12 पोस्टें हैं, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 12 पोस्ट है, HI वालों की भी 12 पोस्ट है और MD वालों की यहाँ पर 11 पोस्ट है। फिर इसके बाद में अगला जोन है यहाँ पर भुवनेश्वर। यहाँ पर अगर हम देखें तो VI वालों की 2 पोस्ट हैं, लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 7 पोस्ट है, HI वालों की यहाँ पर 4 पोस्ट है और MD वालों की यहाँ पर 2 पोस्ट है। इसके बाद में अगला जोन है यहाँ पर बिलासपुर। बिलासपुर में अगर हम VI वालों की बात करें तो इनकी 3 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 19 पोस्ट है, HI वालों की यहाँ पर 20 पोस्ट है और MD वालों की यहाँ पर 6 पोस्ट है। दोस्तों इसके बाद में अगला जोन आता है यहाँ पर न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में VI वालों की टोटल 31 पोस्टें हैं, लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 32 पोस्ट है, HI वालों की भी यहाँ पर 34 पोस्ट है और MD वालों की भी यहाँ पर टोटल 32 पोस्टें हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला जोन है यहाँ पर चेन्नई। चेन्नई में VI वालों की 6 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 15 पोस्ट है, HI वालों की भी यहाँ पर 15 पोस्ट है और MD वालों की यहाँ पर टोटल 6 पोस्ट है। फिर इसके बाद में अगला जोन आता है यहाँ पर गोरखपुर। यहाँ पर VI वालों की 12 पोस्टें हैं, लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 12 है, HI वालों की 13 पोस्टें हैं और MD वालों की यहाँ पर 11 पोस्ट है। दोस्तों इसके बाद में अगला जोन है यहाँ पर गुवाहाटी। यहाँ पर VI वालों की 18 पोस्टें हैं, लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 18 है, HI वालों की भी 18 है और MD वालों की भी यहाँ पर 18 पोस्टें हैं। इसके बाद में अगला जोन है यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे कोलकाता या मेट्रो कोलकाता। यहाँ पर VI वालों की 11 पोस्टें हैं, लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 18 पोस्टें हैं और HI वालों की भी यहाँ पर 13 पोस्टें हैं, MD वालों की यहाँ पर 5 पोस्ट है। फिर इसके बाद में अगला जोन आता है सेंट्रल रेलवे मुंबई। यहाँ पर VI वालों की 19 पोस्टें हैं और लोकोमोटर डिसेबल्ड की 18 है, HI वालों की यहाँ पर 20 पोस्ट है और MD वालों की भी यहाँ पर 20 पोस्ट है। फिर इसके बाद में अगला जोन आता है यहाँ पर हाजीपुर। हाजीपुर में VI वालों की 25 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 3 पोस्ट है, HI वालों की यहाँ पर 20 पोस्ट है और MD वालों की यहाँ पर 24 पोस्टें हैं। इसके बाद में अगला जोन है यहाँ पर साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। यहाँ पर VI वालों की टोटल 10 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 10 पोस्ट है, HI वालों की यहाँ पर 12 पोस्टें हैं और MD वालों की यहाँ पर 5 पोस्ट है।
इसके बाद में लास्ट जोन आता है यहाँ पर सिकंदराबाद। यहाँ पर वीआई वालों की 7 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 16 पोस्टें हैं, एचआई वालों की यहाँ पर 19 पोस्ट हैं और एमडी वालों की पोस्ट यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी इससे रिलेटेड मैं और वीडियो बनाऊंगा। जिन दिव्यांगजनों की इसमें पोस्ट नहीं है उनके लिए आवाज़ उठाऊंगा, तो उसमें आप सब भी उन दिव्यांग साथियों का साथ देना, वीडियो को शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।